तो नमस्कार बच्चों, आज का यह स्पेशल वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए है जो ज्योग्राफी से होगा। और यह एक प्लेलिस्ट इसका चलेगा। तो हम लोग बिहार बोर्ड का ज्योग्राफी का चैप्टर करेंगे। इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। और इन सभी में जो भी चीज़ें होंगी उसको हम लोग विशेष तौर पर जानेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। तो आइए इस समय गवाते हुए ना इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 खंड का आप लोग देख सकते हो, भारत संसाधन एवं उपयोग। कि भारत में संसाधन का क्या उपयोग है। संसाधन बेसिकली अगर आप लोग जान रहे होंगे तो, अगर नहीं जान रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मानव की आवश्यकताओं को जो भी चीज़ें पूरा करती है, जो भी चीज़ें, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं और उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। मतलब जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं और उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक का तात्पर्य यहाँ पे निर्जीव वस्तुओं से हुआ और जैविक का तात्पर्य सजीव वस्तुओं से हुआ। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि भौतिक का तात्पर्य आप लोग यहाँ निर्जीव वस्तुएं समझिएगा और जैविक का तात्पर्य सजीव। तो हमारे मानव जीवन में जितनी भी वस्तुओं का हम लोग प्रयोग करते हैं वे सभी संसाधन हैं, या फिर हमारी आवश्यकताओं को जितनी भी वस्तुएं पूरा करती है वे सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी बन सकते हैं। देखिए यहाँ एक शब्द आया है कि तकनीक। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा कि उपरोक्त भौतिक एवं जैविक पदार्थ जो भी सजीव और निर्जीव पदार्थ हैं वो तकनीक के सहारे ही क्या होते हैं, जीवन उपयोगी होते हैं। मतलब अगर हम तकनीक के बारे में हम मशीनरी चीज़ों को रख सकते हैं। भौतिक जैसे उदाहरण के तौर पर आप फैन ले सकते हो कि फैन मनुष्य के द्वारा निर्मित है और जब हमें गर्मी लगती है, मतलब कि हमें आवश्यकता होती है, गर्मी लगती है, तो हम उस फैन को चालू करते हैं, वहाँ से हवा मिलता है जो कि हमारे जीवन के लिए भी ज़रूरी है। तो उस हवा का प्रयोग हम अपने जीवन के लिए कर लिए। तो तकनीक के सहारे ही हम अपने उसे जीवन उपयोगी बनाते हैं। अनादि काल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। मतलब बहुत पहले समय से वनस्पति और वन्य जीव का लेख मिलता है, इतिहास इनका देखने को मिलता है। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक ज्ञान का अभाव था। कहने का तात्पर्य हुआ कि जितने भी संसाधन पेट्रोलियम हो गया, कोयला, सभी पृथ्वी के गर्भ में पड़े हुए थे, लेकिन आदि मानव को तकनीक के बारे में जानकारियाँ नहीं थी, इसलिए वे सभी चीज़ मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता गया वो अपना बुद्धि, शिक्षा और विवेक से आगे बढ़ा और नए नए तकनीक का मतलब विकास किया और वो अपने जीवन में आगे बढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि संसाधन तो बहुत पहले से उपलब्ध था, लेकिन उसे जीवन उपयोगी बनाया मनुष्य के तकनीक ने। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया, मतलब बहुत जल्द वृद्धि किया। ज्ञान से मानव बहुत विकसित हुआ। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। देखिए यहाँ पर एक आप लोग नोट कीजिएगा कि आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी टेंथ का जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से पूछा गया है। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। मतलब पर्यावरण में जब मानव जो होता है अपने तकनीक का प्रयोग करता है, जनप्रिय तकनीक का प्रयोग करता है, मतलब लोगों के भलाई के लिए जो तकनीक का प्रयोग करता है, तो वहाँ से एक सभ्यताएं विकसित होती है।
अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब मानव का जो जीवन निर्वाह का तौर तरीका होता है वो सांस्कृतिक संसाधन स्थिति को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो हम लोग जाना कि संसाधन मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, और संसाधन दो तरीके से मनुष्य के लिए ज़रूरी था। नंबर 1 जैविक, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैविक और भौतिक। तो इस दो तरीके के संसाधन को हमने जीवन उपयोगी बनाया, किस लिए, तो अपने आवश्यकता को पूर्ति के लिए, और उसको बनाने में मदद किसने किया, तो तकनीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक परिभाषा दिया जा रहा है कि संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। मतलब संसाधन को आप छोटे तौर पे नहीं रख सकते हो, संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। और एक प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन जी का यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है, और बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो बच्चों आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि जो भी भूगोलविद जिमरमैन है वो क्या, उनका कथन क्या उल्लेखनीय है, तो संसाधन होते नहीं बनते हैं। मतलब संसाधन होते नहीं, उसे बनाया जाता है। इसे आप दो फॉर्मेट से समझ सकते हो। पहला कि संसाधन तो पहले से मौजूद था, आज नहीं आदि मानव के समय में भी, लेकिन उसे बनाया किसने, तो उसे ज्ञानी मानव, आदि मानव तकनीक को पाकर कैसा मानव बन गया, तो ज्ञानी मानव बन गया। तो इस चीज़ को जिमरमैन ने अभी यहाँ पे प्रूव कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। यहाँ सेवा को अगर आप लोग देखें तो इसको हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं कि सेवा कहने का तात्पर्य हुआ कि जो भी व्यक्ति काम करते हैं, जैसे वकील, जैसे शिक्षक, जैसे बैंक के कर्मचारी, जो भी काम कर रहे हैं, सरकारी रोजगार कर रहे हैं, इन सभी को भी संसाधन के अंतर्गत ही रखा गया है, लेकिन इसे सेवा माना गया है। तो सेवा को भी एक संसाधन माना जाएगा। कोई गायक, देखिए यहाँ दिया गया कि कोई गायक या कवि, चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धन अर्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उनके द्वारा ये कार्यकलाप भी क्या कहलाते हैं, ये कार्यकलाप भी संसाधन कहलाएंगे। मतलब हम सेवा को भी यहाँ संसाधन मान सकते हैं, और मान सकते हैं कि वो होता ही है। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। चलिए देखिए, एक पॉइंट यहाँ भी नोट करने वाली बात है कि मानव स्वयं भी क्या है, संसाधन है, क्योंकि इनके पास ज्ञान तकनीक होता है। अभी हमने पहले पैराग्राफ में इसका चर्चा किया है कि कोई भी संसाधन को मानव के लिए ज़रूरी बनाने के लिए हमें उसे तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। तो ज्ञान के सहारे मानव भी खुद एक संसाधन है, जिसके सहारे वो किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हो कि जल, आज पृथ्वी पर पीने का जल का मात्र 0.0% बचा है, तो इसको हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हमने अलग अलग तरीक़ों का आविष्कार किया, आरओ बनाया, उसमें पानी डाल के स्वच्छ किया गया। तो अगर हम मानव के पास ज्ञान नहीं होता, तकनीक नहीं होता, तो हम उन सभी चीज़ों को बना नहीं पाते। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि मानव स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि इनके पास ज्ञान होता है और उसके सहारे ही वो क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को उपयोगी बनाते हैं। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। यहाँ भी देखिए दिया गया कि यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। प्रकृति के द्वारा मिला तो है हमें, लेकिन वह हमारे उपयोगी लायक नहीं है। उसे हम अपने ज्ञान से, अपने तकनीक से उसे अपने हम लायक बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ दिया गया है कि संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मतलब संसाधन को किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड, मतलब अगर आपके शरीर में मेरुदंड का हड्डी नहीं होगा तो आप खड़े नहीं हो सकते हो। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कोई भी देश अगर वह विकसित होना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है बृहद पैमाने पर, तो उसके पास संसाधन होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हम इस डायग्राम को समझने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि पर्यावरण को रखा गया है, और प्रौद्योगिकी तकनीक बोलते हैं, और संस्थाएं, और बीच में सभी को केंद्र में मानव को रखा गया। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य हुआ कि मानव ही केंद्र बिंदु में होगा, क्योंकि मानव की आवश्यकताएं को पूरा करने के लिए ही संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आप पर्यावरण और तकनीक और एक दिया गया है संस्थाएं, कोई भी संस्थाएं। तो यहाँ से समझिएगा कि संसाधन अगर मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है तो उसमें प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और ज्ञान तकनीक जो भी होता है वह बहुत ही मायने रखता है।
आइए आगे बढ़ते हैं। संसाधन किसी भी देश का सामाजिक मेरुदंड होता है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं, मतलब संसाधन में अगर जो भी देश कमी होता है, वहाँ संसाधन का अभाव होता है, तो वे अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। आप उदाहरण में अपने बिहार को ले सकते हो। जब तक हमारे बिहार में झारखंड सम्मिलित था 2000 ईस्वी से पहले, तब तक बिहार की स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हो गया, तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन के तौर पर आप वहाँ जा सकते हो, तो सारा का सारा झारखंड के पास चला गया और बिहार वहाँ से पिछड़ता ही चला गया। तो कोई भी देश, कोई भी राज्य को मतलब विकास करने के लिए वहाँ संसाधन का होना बहुत ज़रूरी है। पिछड़ जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। मतलब एक बात और भी बताया गया कि मानते हैं कि संसाधन का होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहाँ अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो वो देश विकास नहीं करेगा। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, मतलब अत्यंत ही वहाँ संसाधन की कमी है, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीक दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थ का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। मतलब यहाँ देखिए, मानव संसाधन की विशेषता को बताया जा रहा है। थोड़ा सा मानव संसाधन की विशेषता को बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हो कि कहाँ गया, हाँ, मानव संसाधन तकनीक दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश अर्थात जापान सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग करके विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। अतः किसी के विकास को भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मतलब मानव संसाधन वैसा संसाधन होता है जो सभी संसाधनों को संपूर्ण बनाता है और उसे विकास की ओर आगे लेकर के जाता है। तो अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन का अभाव है तो ऐसा नहीं है कि हम विकास नहीं कर सकते हैं, हम जरूर विकास कर सकते हैं अपनी ज्ञान की क्षमता बढ़ाकर, अपने तकनीक की क्षमता बढ़ाकर। आइए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ, प्रौद्योगिकी, तकनीक एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है। मतलब मानव ऐसा एक संसाधन है जो पर्यावरण और तकनीक इन दोनों के बीच, संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं, जिसे चित्र संख्या 1.1 से समझा जा सकता है। मतलब आप देख सकते हो कि प्रौद्योगिकी और संस्थाएं मिलकर के पर्यावरण को क्या बनाया है, उन्नत बनाया। इसको हमने पहले समझा रखा। अब संसाधन का वर्गीकरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न बार बार ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप सभी में पूछे गए हैं इससे। तो संसाधन के वर्गीकरण का ए में दिया गया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति मतलब जन्म के आधार पर, जैव और अजैव। यहाँ इसका विस्तार रूप से दिया हुआ होगा। जैव का तात्पर्य यहाँ सजीव और अजैव का तात्पर्य निर्जीव। वहीं उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मतलब उपयोगिता के आधार पर आप उपयोग कर रहे हो नवीकरणीय संसाधन, उसका भी परिभाषा आगे दिया हुआ कि नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसको मानव अपने मतलब तकनीक या अपने दिमाग का प्रयोग करके उसी चीज़ों को फिर से पुनः लायक बना लेता है। एक बार ख़त्म करने के बाद दोबारा भी लायक कर लेता है, अपने मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। और अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त हम नहीं कर सकते। वहीं स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य और विकसित, भंडार और संचित। आप यहाँ चार्ट के हिसाब से समझ सकते हो। यहाँ देखिए, चार्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि चार्ट में समझ लीजिएगा तो आपको कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगा किसी से पूछने और बतलाने का। पहला नंबर में देखिए मोटा मोटी यहाँ क्या दिया गया है कि संसाधन, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। संसाधन 2 प्रकार का बताया गया है, प्राकृतिक और मानवीय। और प्राकृतिक संसाधन को भी 2 प्रकार में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। वहीं बात करें मानवीय संसाधन 2 तरह का है, संरचनाएं एवं संस्थाएं। संरचना कर सकता है कोई व्यक्ति, संस्था स्थापित कर सकता है। और दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। मतलब कोई भी संसाधन को बनाने के लिए हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है और उसका क्वालिटी क्या होता है, वो यहाँ दर्शाया गया है, मात्रा एवं गुणवत्ता। वहीं नवीकरणीय संसाधन के आधार पर सतत अथवा प्रवाह, पवन, जल। और उसको देखिए एक जैव के आधार पर बांटा गया कि प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव। जैव संसाधन भी 2 प्रकार के, लेकिन इतना डीपली इसमें नहीं बताया जाएगा। आप लोग को समझाने के लिए दे दिया गया है कि जैव संसाधन के भी 2 प्रकार होते हैं,
एक तो प्राकृतिक और एक वन्य जीव, क्योंकि जीव भी संसाधन के रूप में तौर पर काम किए जाते हैं। तो इसको हम लोग समझ के आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे ढंग से करने का प्रयास किया है और क्वेश्चन को भी पकड़ा है, जो कि क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। चलिए आइए आते हैं इसके परिभाषा पर कि संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हो सकते हैं, पॉइंट में रखिएगा। पहला है जैव संसाधन, इस दोनों को हम लोग ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। पहले जैव संसाधन के बारे में जान लेते हैं कि ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जैव मंडल कहने का तात्पर्य हुआ इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। अभी हमने बताया कि जैव संसाधन वैसा संसाधन है जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। मनुष्य, मानव, वनस्पति, पेड़ पौधा, मत्स्य, मछली, पशुधन, जीव जंतु, जानवर एवं अन्य प्राणी समुदाय। कोई भी प्राणी समुदाय जो भी होंगे वो जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। वहीं बात करें अजैव संसाधन की, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। एकदम एक पॉइंट में याद रखिएगा कि सर ने बताया है कि जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हो। सजीव के कितने लक्षण हैं? 5 लक्षण हैं। श्वसन करेगा, वृद्धि करेगा, चल सकता है, वो प्रजनन कर सकता है, सांस ले सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जैव संसाधन के अंतर्गत ये सभी आएंगे। और अजैव संसाधन जो निर्जीव हैं वे अजैव संसाधन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 वर्ग होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपका नवीकरणीय संसाधन। बोर्ड परीक्षा में कितना बार पूछा है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो नवीकरणीय संसाधन को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा और हम समझाने का प्रयास भी करेंगे। वैसे संसाधन जिन्हें, यहाँ देखिएगा, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, मतलब भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब वैसा संसाधन जिसे हम किसी अन्य प्रक्रिया के द्वारा या किसी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा या किसी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा या किसी यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, आप देख सकते हो सौर ऊर्जा वो ख़त्म नहीं होता, वो एक बार आता है, बैटरी को चार्ज करता है सौर प्लेट में और वो रात भर जलता है, फिर सुबह पुनः वही काम होता है। तो उसमें एक प्रक्रिया लगाया गया है, एक मशीन लगाया गया है जिसे हम भौतिक प्रक्रिया कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जिसे हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा एक बार प्रयोग कर लेने के बाद दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। और एक उदाहरण में दिया गया है पवन ऊर्जा, जल को भी यहाँ पे बताया गया है, जल विद्युत और वन एवं वन्य प्राणी, इन सभी को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और वैसा संसाधन जिसे, इसको 2 तरीका से समझिएगा, वैसा संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, या फिर वैसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाता है उसे हम कोई प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अनवीकरणीय संसाधन, कि ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में, देखिएगा थोड़ा सा, लंबी अवधि, यही चीज़ याद करने वाली बात होती है किसी भी संसाधन का, जो विशेषता होता है लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब ऐसा संसाधन को बनने में बहुत प्रक्रिया लगता है। जैसे देखिए, इसको पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। और इनमें कुछ ऐसे संसाधन हैं जो पुनः चक्रीय भी नहीं है, मतलब इसमें कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो पुनः चक्रीय नहीं हैं। और एक बार प्रयोग होने के बाद, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, एक बार प्रयोग होने के बाद मतलब होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं, मतलब आप इसको फिर से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इसमें याद करने वाली बात है 2-3 पॉइंट। पहला तो अनवीकरणीय संसाधन का पहला गुण, लंबे अवधि में यह जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। दूसरा, इसे लाखों वर्ष लग सकते हैं। तीसरा, एक बार प्रयोग कुछ ऐसे जो पुनः चक्रीय नहीं है। तीसरा में इसको आप रख सकते हो कि यह पुनः चक्रीय नहीं है। और चौथा पॉइंट में कि एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो वैसे संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है स्वामित्व के आधार पर। अभी तक हमने उत्पत्ति के आधार पर किया और उपयोगिता के आधार पर किया। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार दिए गए। स्वामित्व मतलब, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, स्वामित्व का यहाँ तात्पर्य हुआ मालिकाना, मतलब
इसका मालिक हम हैं, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। तो व्यक्तिगत संसाधन नंबर 1 पॉइंट पे दिया गया है, व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। देखिएगा यहाँ पॉइंट जो हम बना के आप लोगों को दे रहे हैं कि खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं उसे हम लोग, टैक्स, जिससे हम सरकार के बदले सरकार को लगान भी चुकाते हैं। जैसे में दिया गया भूखंड, मतलब आपका ज़मीन हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका जायदाद हो सकता है, जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, मतलब निजी स्वामित्व मतलब उसका हुआ मालिक होता है। जैसे आपका पर्सनली बाग बगीचा हो सकता है, आपका तालाब, आपका कुआं इत्यादि, ऐसे संसाधन जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। मतलब व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन होता है जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। मतलब कि अगर आपका जो कह सकते हो, ये आपका अगर घर है, हाँ ये आपका घर है, इस पर आपका अधिकार हो सकता है। और आपके बाग बगीचे हो सकते हैं, आपके बाग बगीचे, इन सभी पर आपका अधिकार होगा। तो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत अगर परिभाषा पूछता है तो वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे ज़मीन, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि। देखिए यहाँ दिया गया क्रियाकलाप कि अपने परिवार में उपलब्ध निजी संसाधनों की एक सूची तैयार करें जिस पर केवल तुम्हारे परिवार का हक हो। और ये हम आपको होमवर्क भी दे रहे हैं, जो भी बच्चे आप इससे जुड़े हुए हो, इसको रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो ये आपका होमवर्क है। और ये होमवर्क को आपको डालना कहाँ है, तो अगर आप 10th के बच्चे हो तो उनका एक ग्रुप है STP करके, STP पाठशाला, स्टूडेंट टीचर पाठशाला, व्हाट्सएप पर। और अगर आप छात्र शिक्षक पाठशाला के व्हाट्सएप ग्रुप से पहले भी जुड़े हुए हमारे बच्चे, तो आप उसमें भी इस क्रियाकलाप को करके उसको आप सेंड कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। नंबर 2 में दिया गया है सामुदायिक संसाधन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है। मतलब सामुदायिक संसाधन, इसको थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। किसी खास समुदाय के क्या होता है, आधिपत्य में होता है। और उसके बाद देखिए जो मेन पॉइंट दिया है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। मतलब उस समूह को उस गांव में, जैसे कि गांव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद, परिवार, सामुदायिक भवन, तालाब आदि, इन सभी का प्रयोग किसी खास समुदाय के लिए होता है। पिकनिक, सार्वजनिक खेल, मंदिर, बहुत सारा दिया गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद, ये सभी संसाधन होते हैं जिसका संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। तो सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन होता है जो कि जिस पर सभी समाज के लोगों का अधिकार होता है और खास समुदाय के लोगों का अधिकार होता है। आप विशेषकर जाति के तौर पर ले सकते हो, इसे आप धर्म के तौर पर ले सकते हो, एक समाज के तौर पे ले सकते हो, गांव के तौर पे ले सकते हो। कि किसी गांव में अगर आप उदाहरण में देख सकते हो कि एक मंदिर है या एक मस्जिद है, तो उसमें किसी स्पेशल व्यक्ति का पूजा पाठ नहीं होता, या फिर स्पेशल लोग नहीं उसमें पूजा करने आते हैं, या फिर नमाज पढ़ने, या फिर कोई भी, उनमें सभी गाँव वाले का अधिकार होता है। तो वैसा स्थान, वैसा जगह जिस पर पूरे गाँव या समाज या किसी खास समुदाय का अधिकार होता हो, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है राष्ट्रीय संसाधन। मतलब नंबर 3 पर स्वामित्व के आधार पर, अगर आपका नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं राष्ट्रीय संसाधन। और उससे पहले दिया गया है, क्या आप जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी बुक में बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। HWB ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। इसको हम रेड करते चले जाएंगे, आप लोग देखिएगा कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक, मतलब कोई भी देश की सीमा के 200 किलोमीटर का महासागरीय क्षेत्र उस देश का कहलाता है, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा 200 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी दिए हुए होगा कि किसी भी देश का राष्ट्रीय सीमा कहाँ तक होता है, महासागरीय सीमा, तो 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया है कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, मतलब कोई भी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत। राजनीतिक सीमा क्या होता है, आप लोग मैप पे समझ सकते हो कि राजनीतिक सीमा होता है किसी भी देश से जुड़ता है तो
भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक, वो अपने देश के अंदर के बारे में मतलब बात यहाँ बोला जा रहा है। तो इसको पढ़ते हैं, फिर इसको विस्तार से समझेंगे। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है। मतलब यहाँ ये है कि देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन क्या है, राष्ट्रीय है। और देश की सरकार को वैधानिक हक है, मतलब जहाँ की सरकार को हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। अभी हमने समझा था पहला में कि व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन होता है जिसे किसी खास व्यक्ति के क्षेत्र में रखा जाता है, लेकिन अगर उस संसाधन में आपके पास अगर ऐसा कोई संसाधन निकल रहा है जो कि पूरे देश की भलाई के लिए होगा, तो सरकार को यह हक दिया गया है कि वह संसाधन को वह राष्ट्रीय संसाधन बना सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपके घर में पेट्रोल निकलना प्रारंभ हो गया, तो पेट्रोल निकलना प्रारंभ हो गया जो कितना महंगा बिक रहा है आप लोग को पता ही है। तो सरकार को अगर पता चलता है कि अगर किसी के घर में पेट्रोल निकल रहा है, तो वो पूरा संवैधानिक तौर पर उसको वह अपने अधिकार क्षेत्र में करेगा और उस पर से आपका व्यक्तिगत अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह पूरे देश के लिए लाभदायक होगा। तो यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी है कि राष्ट्रीय संसाधन तो देश में मौजूद, पहले तो इसका परिभाषा समझिएगा कि देश में मौजूद सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। और समुद्र की सीमा जो कि 200 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र आता है, वहाँ तक जितने भी उसमें खनिज संपदाएं जो भी मिलेंगी वे सब उस देश का ही होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत संसाधन है और वह अगर पूरे देश की भलाई के लिए आ रहा है, तो सरकार उसे अपने अधिकार क्षेत्र में कर सकती है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आपने अपने गांव में या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। मतलब एक सरकार द्वारा चलाया गया एक संस्था है जो शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड हमेशा लगा हुआ रहता है। और इसे सरकार ने किस लिए छोड़ा है, तो सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु मतलब अधिकृत किया है। अभी आप देख सकते हो कि अगर कहीं रोड बन रहा है, तो अगर वो सरकारी ज़मीन के मतलब वो आपका पर्सनल ज़मीन है, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है, लेकिन वो सरकारी काम के लिए जो रोड बनाया जा रहा है, अगर उसमें आपका ज़मीन जा रहा है तो उसके बदले सरकार आपको पैसा देती है और वो ज़मीन सरकार अधिग्रहण करती है। उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। और नंबर 4 में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन? यहाँ भी एक फैक्ट वाला बात बताया गया है कि किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये आप लोग थोड़ा सा नोट कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत बार प्रश्न पूछा है कि अपवर्जक क्षेत्र क्या होता है। तो कोई भी देश, आप मान लो ना कि भारत ही एक देश है जिसकी तटरेखा मतलब जहाँ से समुद्र प्रारंभ हो रहा है वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र क्या कहलाएगा, अपवर्जक। अभी बताया हमने कि कोई भी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर तक का समुद्रीय क्षेत्र वो क्या उसके अंदर मतलब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे, तो उससे हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं कि ऐसे संसाधन, यहाँ दिया गया कि ऐसे संसाधन, एक मिनट, आर्थिक संसाधन में ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक राष्ट्रीय संसाधन, लेकिन तटरेखा से 200 किलोमीटर दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का आधिपत्य नहीं होता है। और ऐसे संसाधन का विकास सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया है कि किसी देश का जो आधिपत्य नहीं होता है 200 किलोमीटर की दूरी के बाद, और उसको छोड़ करके वो भी संस्थाएं होती है कोई भी देश का, उसमें अनुसंधान करती है। मतलब कोई परीक्षण हो गया, कोई पनडुब्बी का परीक्षण, कोई मिसाइल का परीक्षण, इस सभी चीज़ों को यहाँ पे किया जाता है। और अब चलेंगे हम लोग विकास के स्तर पर भी संसाधन के 4 भाग होते हैं। तो विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। पहला है संभावी संसाधन।
इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, ये भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। संभावित संसाधन, सॉरी यहाँ दिया गया कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि जो संभावित संसाधन होंगे वो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होंगे, क्षेत्र विशेष में मौजूद होंगे, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, मतलब इसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। और एक पॉइंट इसमें दिया गया है कि इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। मतलब 3 चीज़ों को आप याद करके संभावित संसाधन का परिभाषा आप लोग एग्जाम में लिख के आ सकते हो कि वैसा संसाधन जो किसी खास क्षेत्र में मौजूद होता है और इसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है और आज तक इसका उपयोग नहीं हुआ है, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है, और उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है। तो यह संभावित संसाधन कि जैसे कि इसका नाम से ही आप लोग देख रहे हो कि संभावित संसाधन मतलब संभावना है, आज तक उपयोग में नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और उनकी संभाव्यता पर निर्भर है। हम लोग पहला पैराग्राफ को याद करेंगे कि विकसित संसाधन वैसा संसाधन होगा जिसका सर्वेक्षणोपरांत मतलब उसका पहले जानकारी एकत्रित किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा, सभी तौर तरीके से उसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी और उसके बाद उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता मतलब कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 हो सकता है, और गुणवत्ता उसका क्वालिटी क्या होगा इसका निर्धारण क्या हो चुका है, पहले हो चुका है। और पूर्व में ये हम लोग जान चुके हैं कि संसाधन का विकास तकनीक और उनकी संभाव्यता पर निर्भर करता है। मतलब जितने भी संसाधन हैं इसको पॉइंट बना कर नोट कीजिएगा, संसाधन का विकास तकनीक और उसकी संभाव्यता पर निर्भर है। मतलब संसाधन का विकास कब निर्भर है, तो जब हम तकनीक और उसकी संभाव्यता उसका ज्ञान के बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। आइए नंबर 3, भंडार संसाधन। भंडार का तात्पर्य ही होता है जमा। तो भंडार संसाधन को कैसे हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे कि ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं। ऐसे संसाधन अभी तक आप लोग सभी संसाधन के बारे में जाना कि पर्यावरण, लेकिन इसको एक विशेष तौर पर दिया गया है कि भंडार संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। सक्षम तो सभी संसाधन होते हैं लेकिन किसी को बनाना पड़ता है और कोई प्राकृतिक रूप से ही सक्षम होते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है अगला कि उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा गया है। मतलब तकनीक के अभाव में इसे केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। मतलब हमारे पास अभी भी उतना डेवलप तकनीक नहीं है जिसका कि प्रयोग करके हम इसका मतलब उपयोग में ला सकते हैं, मानव की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे दिया गया है कि जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। सब जानता है कि हाइड्रोजन H2O जल बोला गया है, तो H2O हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन को मिलाकर के जल बनाया गया है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है। मतलब इससे हम विद्युत बिजली बहुत ज़्यादा बना सकते हैं और कहीं कहीं बन भी रहा, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो भी तकनीक इसको और डेवलप करने के लिए चाहिए, विकास करने के लिए चाहिए, उसके अभाव में हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। और नंबर 4 में दिया है कि संचित कोष संसाधन। ये पिछले बार पूछा था प्रश्न, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। संचित कोष संसाधन क्या होता है? वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं। मतलब अभी हमने आपको बताया कि हम तकनीक के अभाव में भंडार संसाधन का उपयोग नहीं कर पाते, उसे भंडारित करके रखते हैं। तो संचित कोष संसाधन मतलब ये भंडार संसाधन के ही अंश हैं और जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसमें भी देखिए तकनीक के बारे में बताया गया कि उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। और एक पॉइंट और कि इसका तत्काल प्रारंभ नहीं हुआ है और यह भविष्य की पूंजी है। तो आप लोग इसको सबको पहले हटाइए और याद रखिएगा कि पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि आपका कौन ऐसा संसाधन है जो भविष्य की पूंजी बताया गया है। तो आप लोग इसको एकदम नोट कीजिएगा, संचित कोष संसाधन यह भविष्य की पूंजी है और नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकती है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है संचित कोष संसाधन का। और वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। मतलब उपयोग हो रहा है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में,
और ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित हैं, मतलब जल के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो अभी तक हम लोग संसाधन के वर्गीकरण के बारे में देख रहे थे। अब हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन, कि संसाधन नियोजन क्या होता है। तो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी हैं कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं या संसाधन नियोजन क्या है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ही यहाँ पे दे दिया गया है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके एक बार देख लेते हैं। दिया गया है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, मतलब एक लाइन में उसका उत्तर होगा संसाधन नियोजन क्या है, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या है, संसाधन नियोजन है। मतलब विवेकपूर्ण उपयोग क्या हो सकता है, अगर आपके पास जल एक संसाधन हमने दे दिया तो उसका विवेकपूर्ण उपयोग, जब आपको प्यास लगेगा तब आप पीजिएगा, आपको नहाना है तो नहाइएगा, कपड़ा धोना है धोइएगा। लेकिन अगर आप ब्रश कर रहे हो और टंकी का जो नल होता है उसको चालू करके छोड़ दिए हैं तो ये आपका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं है, तो ये संसाधन नियोजन नहीं कहलाएगा। तो संसाधन नियोजन आप लोग समझिएगा कि इसका विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का नियोजन है। वर्तमान परिवेश में संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। निश्चित ही हम लोग संसाधन का बहुत बर्बाद कर रहे हैं, जल बर्बाद हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे पृथ्वी पर बहुत ही कह सकते हो कि हानि पृथ्वी को पहुंचाया जा रहा है, पेड़ पौधे कम लगाए जा रहे हैं। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। मतलब संसाधन का विवेकपूर्ण दोहन हेतु इसको आप सर्वमान्य रणनीति तैयार करके आप संसाधन नियोजन को प्रथम प्राथमिकता दे सकते हो। आगे दिया गया है कि संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, संसाधन नियोजन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह अपरिहार्य है, जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या प्राप्त है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न हैं और कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विपन्न है, मतलब कम है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है और अन्य दूसरे संसाधन में वह गरीब है। जैसे में उदाहरण दिया गया कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश हैं जहां खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है, मतलब यहाँ खनिज और कोयला बहुत पाया जाता है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है। एक ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा। बिहार में चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिज में यह धनी है। और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया है। मतलब संसाधन तो मौजूद है लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया है। वहीं राजस्थान की बात यहाँ पे की गई है, तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। मतलब यहाँ राजस्थान में जल की कमी है। आपको पता ही है कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो थार मरुस्थल है वह राजस्थान में ही है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र है जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत की धनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक संसाधन भी हम लोग पढ़े हैं पहला पैराग्राफ में। तो लद्दाख एक ऐसा राज्य है हमारे भारत में जो सांस्कृतिक संसाधन के रूप में धनी है, वहाँ मौजूद है। यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधनों के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्यता आवश्यक है। अर्थात हम इसको एक छोटे से फॉर्म में अगर समझें तो बात करें संसाधन नियोजन की, अगर आपका एग्जाम में आ गया तो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे। तो बस पहला पैराग्राफ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसी में सब चीज़ दिया गया है कि संसाधन का विवेकपूर्ण नियोजन कहलाता है। इसका उपयोग हम विवेकपूर्ण करेंगे और जिन राज्यों में जिस संसाधन की प्रचुरता है उसे अन्य राज्यों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, और उस राज्य में जो भी संसाधन कमी है उसको पूर्ति करने के लिए हम अलग अलग प्रयास करेंगे, तब जाके संसाधन नियोजन अच्छे ढंग से हो पाएगा। अब दिया जा रहा है कि भारत में संसाधन नियोजन,
भारत में संसाधन नियोजन के बारे में बताया गया, कुछ पॉइंट को भी बताया जा रहा है। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। अभी हम समझे कि संसाधन नियोजन मानव के विकास, मानव के विवेकपूर्ण ज्ञान पर निर्भर करता है कि किस तरह से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो निश्चित ही वह एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं, मतलब अलग अलग रूप होते हैं। इन सोपानों के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए दिया जा रहा है कि संसाधन नियोजन की सोपान को निम्न रूप में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। मतलब हम इसको कैसे अध्ययन करेंगे, तो नंबर क में दिया है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना। सही बात है कि अगर हम देश के विभिन्न प्रदेश, विभिन्न राज्यों में जा करके विभिन्न संसाधनों का सर्वेक्षण करें तो वहाँ से हमको पता चलेगा कि किस जगह किस संसाधन की आवश्यकता है, या फिर ज़्यादा प्रचुर मात्रा में तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग राज्यों में। ख में दिया गया है कि सर्वेक्षणोपरांत, अब हमने सर्वेक्षण कर लिया तो सर्वेक्षणोपरांत मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना। मतलब सर्वेक्षण कर लेंगे, फिर मानचित्र तैयार करेंगे और उस संसाधन का गुण क्या होगा, वहाँ उसकी क्वांटिटी क्या होगी, इन सभी का आधार का मापन करना या आकलन करना। और नंबर 3 में दिया गया है संसाधन विकास योजनाओं का, संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। मतलब हमने पहले सर्वेक्षण करा लिया, फिर सर्वेक्षण करा के उसका गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन कर लिया, मैप बना लिया। अब उसका क्या करेंगे, एक योजना बनाएंगे, उसको मूर्त रूप देने के लिए उसके कौशल और संस्थागत चीज़ों को तैयार करेंगे। और उसके बाद चौथा में क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करेंगे। मतलब जो राष्ट्रीय विकास योजना चलाया जा रहा है केंद्र के आधार पर और दूसरा राज्य के आधार पर, तो इन सभी के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। देखिए एक पॉइंट दिया जा रहा है यहाँ पे, ज्ञात कीजिए कि बिहार राज्य में सामूहिक भागीदारी की सहायता से आपके आसपास में संसाधन विकास के कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मतलब बिहार राज्य के सामूहिक भागीदारी के लिए आपको पता करना है कि संसाधन विकास में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं संसाधन को बचाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। एक निष्कर्ष के रूप में दिया गया है कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही इसमें प्रयासरत है। मतलब भारत सरकार जब आज़ादी के समय से बताया जा रहा है कि वो पंचवर्षीय योजना 5-5 साल की योजना बनाती थी, उसमें संसाधन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, उस पर ध्यान दिया गया है, लेकिन अभी तक यह प्रयासरत ही है। किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है। मतलब अगर किसी का भी हम विकास चाहते हैं तो संसाधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थानों में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। आज भी हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में इनकी गणना की जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से विकसित है। मतलब कोई भी सरकार को ऐसा नहीं कि प्राकृतिक संसाधन अगर उस सरकार के पास नहीं है, उस राज्य के पास नहीं है, तो वह देश या राज्य विकसित नहीं कर सकता। निश्चित विकसित करेगा वो अपने दिमाग से, अपने प्रौद्योगिकी से, अपने तकनीक से। लेकिन कुछ संस्थाएं होती हैं जो सरकार के प्रेशर में या फिर लोकल क्षेत्रों के प्रेशर में उस ढंग को काम नहीं कर पाती है और वहाँ का जो विकास नहीं हो पाता है। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं संसाधनों का संरक्षण। संसाधन के संरक्षण के बारे में बताया जा रहा है कि अब हम संसाधन को अलग अलग भागों में बांट दिया, संसाधन का नियोजन कर लिया, अब हम संसाधनों को बचाएंगे कैसे, उसका संरक्षण कैसे करेंगे। तो दिया गया है यहाँ पे कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। निश्चित अभी हमने बताया कि लद्दाख है, वहाँ संस्कृति एक अलग तरह को देखने को आप लोगों को मिल सकता है। और जहाँ तक बात है मानव सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम लोग का विकास हुआ है। तो वहाँ भी जल की महत्वपूर्णता को आप देख सकते हो कि जल के समीप ही पहला समाज निर्मित हुआ था, परिवार निर्मित हुआ था। लोगों को विकास के रास्ते पे लाने का पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम आता है। तो संसाधन का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग, मतलब अविवेकपूर्ण, आप विवेक से उपयोग नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो, नल चालू रख रहे हो, सब चीज़
बिजली का आपका काम हो गया, पंखा चालू छोड़ दीजिए, ये सब अविवेकपूर्ण उपयोग है या अतिशय उपयोग। मतलब जितना हो रहा है आपसे, मतलब जितना आप खपत कर रहे हो उससे कहीं अधिक उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है और संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। आप इसको एक लाइन में समझ सकते हो कि संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। अर्थात संसाधन को हम लोग पहले तो बंटवारा के तौर पर बांट दिया गया है, उसके बाद अपने उपयोग के आधार पर हमने उसको अच्छे ढंग से प्रयोग किया है और उसके बाद नियोजित किया है। मतलब संसाधन का अगर हम नियोजित करेंगे और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो उसको संरक्षण करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक संरक्षित हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। मतलब प्राचीन समय से, पहले आपको बता दें कि पृथ्वी पर जो आप देख सकते हो ये पर्यावरणीय माहौल या एक जीवन का प्रसार, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पेड़ पौधा। पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी होते हैं, वो भी एक संसाधन के तौर पर आते हैं। जल, यहाँ का वायुमंडल, और इन सभी को मानव एक हद से ख़त्म किए जा रहा है और पृथ्वी एक विनाश की ओर जा रही है। तो ना ही उतना पेड़ पौधे लग पा रहे हैं जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे समाज सुधारक, नेता, चिंतक बहुत सारे ऐसे आएंगे, तो उनमें एक परिवर्तन की मतलब सोच बहुत पहले से थी, जिसमें महात्मा गांधी के एक विचार यहाँ पे उपस्थित किया गया है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो इसका कहने का यही तात्पर्य हुआ, महात्मा गांधी का ये विचार प्रासंगिक है कि पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, हम लोग अपना पेट भर लेंगे किसी भी तरह, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यहाँ भारत में बहुत सारे लोग गरीब हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तकनीक का अभाव, ज्ञान का अभाव, शिक्षा का अभाव, और इन सभी में संसाधन एक अहम योगदान निभाता है। यहाँ मेधा पाटेकर का वर्णन किया जा रहा है। यह ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ अभियान, तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार, ये सब क्या था? तो संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के बारे में आप लोग जान ही रहे कि चिपको आंदोलन क्या था, इसको नेक्स्ट अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि चिपको आंदोलन ऐसा था कि कोई कंपनी को वहाँ के जंगलों को बेच दिया गया था। वो लोग काट रहे थे उसको कि यहाँ पे कुछ बनाया जाएगा, लेकिन वहाँ की लोकल महिलाएं आकर के सभी पेड़ में चिपक जाती है और वहाँ से फेमस हो गया कि चिपको आंदोलन, और उसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा, राज्य पूछेगा तो उत्तराखंड। तो वहीं नर्मदा बचाओ अभियान से संबंधित मेधा पाटेकर का नाम आता है। तो बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, ऐसे समाज सुधारक थे जिनका कि पर्यावरण बचाओ में भी नाम आता है। तो गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा आधुनिक तकनीक की शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन की तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर कर देता है। मतलब मनुष्य जो होता है लालची होता है, स्वार्थी होता है, और ये अपने लालच में, अपने स्वार्थ में क्या किया है, तो पूरे संसाधन को तहस नहस करके रख दिया है। गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। मतलब ये चाहते थे, एक यहाँ पे पॉइंट आप लोग देखिएगा कि मशीनों द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोग बेरोजगार भी हो रहे थे, वो काम धंधे के लिए मशीन पे निर्भर हो रहा था। ये बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादों के उत्पादन के समर्थक थे। मतलब ये चाहते थे कि बहुत बड़े समुदाय जो भी उत्पाद होते हैं उसी का उत्पादन वो खुद करें, जिससे एक बड़ी आबादी को बेरोजगारी जैसे सामाजिक कोड से बचाया जा सके। अभी हमने बताया कि मशीन अगर कोई काम करता है तो उसके बदले अगर मनुष्य काम करेगा तो निश्चित उन सभी को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। और उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों में कार्य दक्षता का विकास में वृद्धि होगी और संसाधनों के विदोहन पर भी विराम लग सकेगा। मतलब मनुष्य अगर काम करेगा तो वो काम धीरे धीरे होगा और उसको बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी और उसकी दक्षता में वृद्धि होगी। तो इस तौर पर वो एक विकास की ओर आगे बढ़ेगा। एक याद करने वाली और नोट में आप इसको लिख सकते हो कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लेते हैं कि हम लोग पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं 5 जून को, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था?
तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था और इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 5 जून को, मतलब प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह ऑब्जेक्टिव का प्रश्न भी बहुत जगह पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार देखिएगा। अब हम लोग आते हैं चर्चा करने के लिए अगले पैराग्राफ में कि संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। उनमें से सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम, यहाँ देखिएगा, क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी और 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक, ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बार बार प्रश्न पूछा गया है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, तो सुमशेर, या फिर पूछेगा सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल कब प्रकाशित हुई, तो 1974 में। इससे संबंधित गांधी जी का विचार प्रकाशित हुआ ब्रंटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर साबित हुई। तो बहुत सारे काम किए गए संसाधन को बचाने के लिए। अब इसका थोड़ा सा अगला लाइन देखिएगा, कहा गया कि इसमें सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। इसी रिपोर्ट के बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित हुआ और रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1952 ईस्वी में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इसी संदर्भ में एक सुनिश्चित प्रयास माना जाता है। पुनः 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तथा 2002 में जोहानिसबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इसको नोट कीजिएगा कि रियो डी जेनेरो ब्राजील 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन पहला पृथ्वी सम्मेलन, 1997 में न्यूयॉर्क अमेरिका में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और 2002 जोहानिसबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो कि अफ्रीका में है। रियो डी जेनेरो ब्राजील, न्यूयॉर्क 1997 द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन अमेरिका और 2002 में जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पृथ्वी सम्मेलन हुआ गया था। किसके लिए, तो संसाधन संरक्षण के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सतत विकास की अवधारणा कि सतत विकास आखिर होता क्या है, लगातार विकास करना। तो संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। अभी हमने बताया, अभी स्टार्टिंग से हम लोग जान रहे हैं कि संसाधन क्या है, तो मनुष्य की जीविका का आधार है और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। अर्थात संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। इसकी अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुन उपयोग किया है। सभी लोग बोला कि संसाधन तो प्रकृति का उपहार है, तो इसीलिए हम लोग इसका क्या किए, अंधाधुन दोहन किए और जिसके कारण क्या हुआ, पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। संसाधन का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथों में आने से समाज दो स्पष्ट वर्गों में बंट गया और पहला है संपन्न और दूसरा है विपन्न। संपन्न मतलब जिसके पास सब कुछ है और विपन्न जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ को, देखिए एक नोट करने वाली बात है कि संसाधन का जो भंडार था और इसका केंद्रीयकरण खास लोगों के हाथों में आने से समाज क्या हुआ, दो भागों में बट गया, संपन्न एवं विपन्न। तो ये समझने वाली बात है कि भंडार करने के लिए, सब जमा करने के लिए इसको दो वर्गों में बांट दिया गया। एक खास लोग थे, एक मतलब संपन्न थे और एक विपन्न थे। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया, जिसमें विश्व पारिस्थितिक में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण मतलब मृदा प्रदूषण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसे पारिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। मतलब
बोला जा रहा है कि अगर हम लोग समय पे नहीं सुधरें, समय पर प्रकृति को दिया गया उपहार उसे नहीं लौटाएं, समय पर पेड़ पौधे नहीं लगाएं, जल का संरक्षण नहीं करें, संसाधन को संरक्षित नहीं करें, तो पृथ्वी हमारा क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। मतलब संसाधन का जो हम उपयोग करेंगे उसे नियोजित ढंग से और विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है और ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है। देखिए, एक पॉइंट वाली बात है कि अगर पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है और ऐसी धारणा ही सतत विकास कहा जाता है और इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित होता है। अर्थात अगर प्रश्न आता है कि संसाधन के सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हो कि संसाधन संरक्षण मानव जीवन का एक परम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि संसाधन से ही संबंधित हमारे सभी मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। तो उसका हम नियोजित ढंग से विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो निश्चित ही उस संसाधन का हम वर्तमान में भी प्रयोग करेंगे और भविष्य की आवश्यकताओं का मद्देनज़र भी उसको हम विकसित तौर पर रख सकते हैं, उसको भंडारित तौर पर रख सकते हैं। और अगर हम इन सभी चीज़ों को मिलाकर चलेंगे तभी ही यह संसाधन का सतत विकास हो सकता है। तो यह था पहला चैप्टर का भारत संसाधन एवं उपयोग से, और कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या दिया गया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया और इसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया। देखिए, इसमें याद रखने वाली बात है कब हुआ था, 3 से 14 जून 1992 रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। कितने देश के लोग ने भाग लिया था, 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में क्या क्या हुआ था, तो ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया था। ये उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़रूरी है इसमें कि 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। कितने देश के लोग भाग लिए थे, तो 178। वहीं बात करें कार्यक्रम 21 क्या था, इसका एजेंडा क्या था, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास UNCED के तत्वाधीन में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय का एक घोषणा पत्र था। 800 पृष्ठ का क्या था, घोषणा पत्र, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को क्या किया गया था, तो 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया था। और इस एजेंडा 21 या 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए और इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। आपको याद रखने वाली चीज़ है कि विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किस लिए हुई थी, तो एजेंडा 21 के तहत हुई थी। और आगे दिया गया है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ है कि 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क कहाँ है, तो आप यहाँ याद रखिएगा अमेरिका में। और इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। एक थोड़ा सा देखिए इम्पोर्टेंट है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को ही +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। आगे है क्योटो सम्मेलन। ये तो प्रश्न ही कभी कभी पूछ देता है कि दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कब हुआ था क्योटो सम्मेलन, दिसंबर 1997 में। क्यों हुआ था, तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। कितने देशों ने भाग लिया था, तो 159। और कहाँ हुआ था, जापान में, क्योंकि जापान का ही एक क्योटो शहर है, उसी के नाम पर इसको क्योटो सम्मेलन बोला गया था। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में भी दिया गया है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद, मतलब बहुत दिन लग गया तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होने में। 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहानिसबर्ग कहाँ है, तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, आप लोग याद रखिएगा। और कितने प्रतिनिधि शामिल थे, तो 200 प्रतिनिधि शामिल थे। और इस तरह से हम लोग का पहला अध्याय जो था, आप लोग देख सकते हो, खंड क इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग आज खत्म हो गया। और इसका कुछ अभ्यास का प्रश्न है,
तो आप लोग देख लीजिए, कुछ हम इसमें होमवर्क भी देंगे जो आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो भी हमारे बच्चे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग करेंगे। अध्याय 10, अध्याय 9, अध्याय 8 जो भी आप लोग बताइएगा। आप लोग इस चैनल के साथ जुड़िए और इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो सभी लोगों तक पता चलेगा और अच्छे ढंग से पढ़ाई की जाएगी। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अभी हम बताएं कि वैसा संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसको एक बार प्रयोग कर लेने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित यह पहला ही हो जाएगा, क्योंकि नवीकरणीय को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैव जो सजीव होगा और अजैव निर्जीव, तो अजैव के अंतर्गत भी बहुत सारे चीज़ आएंगे, लेकिन यहाँ कोयला को बताया गया किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय। यहाँ दिया गया है सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है, और यह आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि इसको आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है। सौर ऊर्जा के बारे में हम बताए हैं कि वह पुनः प्रक्रिया द्वारा फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है, अर्थात ये इसे नवीकरणीय संसाधन भी कर सकते हैं और पुनः पूर्ति योग्य भी कर सकते हैं। अब आया है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या कहलाता है? मतलब तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, आपको बताना है कितने। ये तो हम पक्का नहीं बताएंगे, ये आप लोगों को कमेंट में बताना होगा। और अगला है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के अनियोजित विदोहन से। और 5वां में दिया गया है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? ये भी आप लोग बताइएगा थोड़ा सा कमेंट में, क्योंकि देखिए ये सब हमने आपको बता रखा है, तो बहुत ईजी वे में है। और संसाधन को परिभाषित करना है, तो मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी चीज़ें संसाधन है। संभाव्य एवं संचित कोष संसाधन में अंतर आपको बताना है। संभाव्य में आज तक प्रयोग नहीं हुआ है और संचित कोष भंडार संसाधन के ही उदाहरण है। और संसाधन संरक्षण की उपयोगिता यहाँ दिया गया है, तो संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना है, संसाधन का संरक्षण करना है, यह बहुत ज़रूरी है। और संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, इसको भी हमने स्पष्ट किया है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की यह भूमिका है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार जो हमें मौजूद दिया गया है उसे अपने लायक बनाने के लिए हमें तकनीक की बहुत आवश्यकता होती है, ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमें तकनीक बहुत ज़रूरी है। और जिन 2 प्रश्नों को हमने छोड़ा उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो इन सभी चीज़ों में स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न प्रकार 4 प्रकार है, आपको बता दिए थे। एक व्यक्तिगत संसाधन, स्वामित्व के आधार पर उसका वर्णन करना है। एक व्यक्तिगत संसाधन है, और राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और सामूहिक संसाधन। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार से किए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित ही इसे शेयर कीजिएगा। और जो भी हमारे बच्चे इससे नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को थोड़ा सा दबाइएगा, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन जाएगा मेरा इस वीडियो का। और जितना हो सके शेयर कीजिए। तो आप लोग छात्र शिक्षक पाठशाला के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों का पुष्पराज सर अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। और अगला वीडियो क्या होगा तो आप लोग को थोड़ा सा दिखा भी देते हैं। अगला वीडियो होगा, इसमें इसके नीचे दिया हुआ होगा, अध्याय 1 का ही है प्राकृतिक संसाधन। 1 का ही का प्राकृतिक संसाधन होगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।